अच्छा, कल जो मैंने सवाल कराया था उसमें शुभम शुभम है या नहीं? तो एक चीज, हाँ शुभम, एक चीज क्लियर कर दूं। देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर वाला सवाल था, ठीक है, ये जो पैसेंजर और क्रू मिला के मैंने ऐसे बनाए थे, तो देखिए इस पे कौन, यदि मैं इसको सिस्टम मानूं, पी एज ए सिस्टम है ना, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना है पी का, तो ये तो फ्री बॉडी डायग्राम, ये रहा पैसेंजर। इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही थी, बताओ कौन कौन सी फोर्स लग रही थी? एक ही ये लग रही थी। ये कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑन पैसेंजर ड्यू टू हेलीकॉप्टर। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है ये, ठीक है। और एक फोर्स, शुभम देख बेटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑन पैसेंजर ड्यू टू अर्थ। समझ रहे हो? फोर्स ऑन पैसेंजर ड्यू टू अर्थ, इसे एमजी बोलो चाहे ये बोलो, एक ही बात है। अब फोर्स ऑन पैसेंजर, क्योंकि यदि ये चौक, जैसे ये चौक है, आपको नहीं दिखी नहीं दिखी, इस पर एक फोर्स नीचे की ओर है, किसने लगाई? अर्थ ने लगाई। लेकिन ये एमजी कैसे हो जाती है? तो सिंपल सी बात है, सुनो। फोर्स कहता है मेरे पास मां है, बस हमें ये पता है जब अर्थ किसी पे एक्सेलरेट करती है तो अर्थ का एक्सेलरेशन जी ही होगा। जब कोई बॉडी अर्थ के अंडर में आएगी तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा ना, वो जी ही होगा। इसीलिए अर्थ द्वारा लगाई गई फोर्स ड्यू टू अर्थ, फोर्स ड्यू टू अर्थ, वो एम जी होती है। समझ में आ गया? तो हम इसको डायरेक्ट एम जी लिख देते हैं, डायरेक्ट। तो एम जी और फोर्स ऑन पी ड्यू टू अर्थ एक ही बात है बेटा। ये एम जी भी एम ए से ही जनरेट हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपको, जैसे जैसे आप सवाल करोगे ना, जैसे जैसे सवाल करोगे उतना अच्छे से सीखोगे। मैंने एक सवाल और दिया था, एक और, पता नहीं घर पे किया नहीं किया। 29 क्वेश्चन जो था, जो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक या कॉइन के ऊपर कॉइन रखे थे। चलिए वक्त आने पे कराऊंगा मैं, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है वो भी। अभी मैं ये वाला एक सीन क्रिएट कर रहा हूं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है एक्चुअल एंड एपरेंट वेट। एक्चुअल एंड एपरेंट वेट, एंड एपरेंट वेट, ठीक है। पहले इस चीज को समझते हैं, एक्चुअल एंड एपरेंट वेट। या आज में एक, इसको ना लिफ्ट प्रॉब्लम भी बोलते हैं, लिफ्ट मैकेनिज्म, लिफ्ट मैकेनिज्म। आज हम और आप लिफ्ट में बैठ के सवाल करेंगे, लिफ्ट का ऊपर जाना नीचे आना, और हम लोग उसमें हैं, ठीक है। आज एक इस टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले हमारा वेट, वेट क्या चीज होती है? वेट का मतलब होता है, वेट की जो डेफिनेशन है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। वेट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है फोर्स, वेट फोर्स होता है, मास नहीं होता है। वेट का मतलब क्या होता है? वेट मतलब, यदि मैं वेट को W लिख दूं तो वेट का मतलब होता है फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो कि बताना F, इसे F की नजर से ही देखो, इसे F की नजर से ही देखिए, ठीक है ना। W, बस जब अर्थ खींचती है तो उस F को हम W भी बोल देते हैं। जैसे जब अर्थ किसी को एक्सेलरेट करती है तो उस A को G बोल देते हैं। A बोलो, A और G बात तो एक ही है ना। तो वैसे ही अर्थ के केस में F को W बोल दिया है बस। तो ये जो मैं फोर्स A में लगाता हूं, बस एक ही जगह क्या रख दीजिए? G। तो किसी भी बॉडी का जो एक्चुअल वेट होता है वो ये होता है, ये होता है एक्चुअल वेट। फिर ये एपरेंट वेट का क्या चक्कर है? एपरेंट वेट, जब आपका वेट कभी केवल एपरेंटली, आभासी है, घट जाए या बढ़ जाए। जैसे आर्किमिडीज बाथ टब में बैठ गए थे तो उन्हें महसूस हुआ ना, यार मेरा वेट में कुछ लॉस हो गया। परमानेंट वेट लॉस थोड़ी नहीं हुआ। ऐसे वेट लॉस होने लग गया होता तो खाओ पियो ऐश करो, मोटे हो जाओ, स्विमिंग पूल में कूद के बाहर निकलो, पतले होके निकलोगे, स्लिम ट्रिम होके। केवल वो जब तक स्विमिंग पूल में या बाथ टब में थे तब तक उन्हें ऐसा महसूस हुआ। तो वो जो वेट हो जाता है, जहां थोड़ी देर के लिए वेट लॉस महसूस होता है, उसको एपरेंट वेट बोलते हैं। ऐसा ही कुछ लिफ्ट में होने जा रहा है आज, है ना, लिफ्ट में ही होने जा रहा है। अब उससे पहले आपको एक चीज और, जैसे ये वेइंग मशीन है, आज आपको अपनी डिक्शनरी और सुधारनी पड़ेगी। माना ये वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन जो मैंने कल बताई थी, ठीक है, ये मैंने, अब मेरे से ऐसी बनेगी, बस ऐसी समझ लीजिए।
ये एक वेइंग मशीन है। बताइए वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? टाइप कर सको तो टाइप करो, आप तो बोल सकते हो, है ना। वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? वेट। यदि मैं इस पे खड़ा हो जाऊं, ठीक है, इस पे खड़ा हो गया और मान लो इसमें मीटर लगा हुआ है ऐसे करके, है ना, मीटर लगा हुआ है जो रीडिंग देने वाला, ये मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, एक बार देख लो। तो पहले तो हम लोग क्या समझते हैं कि वेइंग मशीन हमारा वेट मेजर करती है, हम यही तो समझते हैं। अब इसको थोड़ा करेक्ट करिए, वेइंग मशीन हमारा वेट नहीं, हमारा एक्शन मेजर करती है। वेइंग मशीन हमारा वेट नहीं मेजर करती, साफ सुन लो और अभी समझ में आएगा। वेइंग मशीन मेजर, सपोज करो ये आदमी इस पे खड़ा है, तो ये वेइंग मशीन क्या मेजर करेगी? वेइंग मशीन मेजर एक्शन ऑफ मैन, एक्शन ऑफ मैन ऑन वेइंग मशीन, ऑन वेइंग मशीन, या जो भी उस पर रखा हुआ है। हो सकता है आदमी नहीं रखा हुआ हो, कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, अभी मैं आदमी मान लेता हूं। वेइंग मशीन मेजर एक्शन ऑफ मैन ऑन वेइंग मशीन। मतलब समझाता हूं। एक बात बताइए, यदि मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ हूं, है ना, और उस पर लात मारने लग जाऊं यूं करके, तो वेइंग मशीन की रीडिंग वही रहनी चाहिए क्योंकि मेरा वेट तो उतनी है, कि नहीं रहेगी? अब एक बात बताइए, यदि मैं वेइंग मशीन पे भी लात मारने लग जाऊं, तो वेइंग मशीन की रीडिंग फ्लक्चुएट करेगी या एज इट इज रहेगी? फ्लक्चुएट करेगी ना। तो इसका मतलब क्यों मेरा वेट बढ़ रहा है ऐसे करके, है ना। फिर पतले लोग यूं यूं करके वेट बढ़ा सकते हैं अपना, ये बॉडी मास एंड्यूरा मास आता है, क्या जरूरत है? तो अब आप इस एग्जांपल से सोच के बताइए, जो मैं लात मार रहा हूं वेइंग मशीन पे, यदि मेरे लात मारने से वेइंग मशीन की रीडिंग चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वो मेरा वेट नहीं मेजर कर रही, वो मेरा एक्शन मेजर कर रही है, जो मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं। चुपचाप खड़ा हुआ हूं तो चुपचाप खड़ा हुआ एक्शन मेजर करेगी, उछल कूद मचाऊंगा तो अलग मेजर करेगी। समझना मेरी बात को, थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करो। हाँ, उसकी कभी कभार रीडिंग वेट के बराबर हो सकती है, मना नहीं है, लेकिन जो सही शब्द है वो है वेइंग मशीन मेजर द एक्शन ऑफ अ मैन ऑन अर्थ, वो एक्शन ऑफ मैन ऑन मशीन, सॉरी एक्शन ऑफ मैन ऑन मशीन, कि वो आदमी इस मशीन पे कितना फोर्स लगा पा रहा है। और कोशिश करता हूं समझाने की। बेटा यदि ये कोई लकड़ी का ब्लॉक है, मुझे इस पे कील ठोकनी है, तो उसमें मुझे हथौड़ा मारना पड़ेगा। हथौड़ा मारा, धम, घुस गई कील इसमें। हथौड़ा मारने के बाद, अच्छा यदि मुझे कील यहां पे घुसा, यहां से एंटर करानी है, तो अब मैं यदि हथौड़ा मारूंगा तो ये तो खिसकता जाएगा ब्लॉक, जबकि मैं वही हथौड़ा मार रहा हूं। सोचो, तो क्या कील, मान लो इधर पीछे से कोई सपोर्ट ना हो, इसमें कोई सपोर्ट ना हो और सरफेस भी थोड़ी स्मूथ हो, है ना, तो क्या मेरे लिए ब्लॉक है नहीं, लकड़ी का सिंपल जैसे वो डस्टर होता है, लकड़ी का ही तो होता है, उसको रख दो। अब मैं उसमें साइड वे से कील ठोकना चाहता हूं, हथौड़ी मारना चाह रहा हूं, तो मैं हथौड़ी मारूंगा तो ये तो उधर खिसकता चला जाएगा, यानी मैं उस पर ये कील उस पर एक्शन नहीं लगा पा रही। यदि मुझे प्रॉपर कील ठोकनी है तो पता है मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे से कोई दीवार विवाल या सपोर्ट लेनी पड़ेगी, ये रही दीवार। अब बताइए, अब कील ठुक जाएगी नहीं ठुक जाएगी? समझिए, क्योंकि अब मैं इसमें एक्शन लगा पा रहा हूं। अब ये अचानक में इस एग्जाम्पल से इससे क्या मैचिंग है, एक छोटा सा ही बताता हूं, बताना। इमेजिन करो ये वेइंग मशीन है, मेरे हाथ में ये दिख पा रहा हो, ये वेइंग मशीन है। इमेजिन करो ये आदमी है, ये रख दिया मैंने, ओके, तो ये आदमी इस पे फोर्स लगा पा रहा है, इसलिए वेइंग मशीन रीडिंग दे पाएगी। इमेजिन करो मैंने ये छोड़ दिया, इमेजिन करो वेइंग मशीन से पैर से बांध करके छोड़ दिया इसको, जैसे ये वाला सीन था, क्या मैं कील इस पे ठोक पाऊंगा? कील इस पे फोर्स लगा ही नहीं पाएगी, नहीं लगा पाएगी कील इस पे फोर्स। तो वैसे ही यदि ये आदमी खड़ा हुआ है, ये वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन इस पे रख दिया, तो यदि मैं इसको ऐसे छोड़ दूं, है ना, हालांकि मैं कैच कर लेता हूं, इमेजिन करो ये ऐसे जा रहा है, तो क्या ये आदमी इस पे फोर्स लगा पा रहा है? तो पता है उस समय ये कोई रीडिंग नहीं दे पाएगी। तो फिर ये बताओ, आदमी का वेट तो उतना ही है ना, पर ये रीडिंग नहीं दे पा रही। आदमी का वेट तो अब भी उतना ही है, पर ये रीडिंग नहीं दे पा रही, तो इसका मतलब ये रीडिंग कब दे पाएगी या क्या दे पाएगी? फील करिए, समझिए, ये क्या रीडिंग दे पाएगी? तो वेइंग मशीन वो मेजर करती है जो आदमी उस पर फोर्स लगाता है, आदमी के द्वारा उस पर जो फोर्स लग पाती है। थोड़ा एक और इमेजिन करो, यदि ये आदमी है, वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है ना, और फिर से देखिए ये रहा
वेइंग मशीन, आदमी उस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके ये हाथ हैं, दो चार लोग इसके रस्सी से बांध के हाथों से, ठीक है, थोड़ा सा इसे उठा, मान लो ये कोई दो आदमी और अलग प्लेटफॉर्म पर है, बताना ये रस्सी से इस आदमी को थोड़ा उठाने लग जाए, हल्का सा उठाए, पूरा नहीं उठाए, बहुत हल्का सा, तो रीडिंग चेंज हो जाएगी या एडिट रहेगी, बोलो बताइए। यदि मैं आपसे पूछूं ये दो आदमी ऊपर किसी बालकोनी से इस आदमी को हल्का सा रस्सी के माध्यम से हल्का सा उठाए बस, तो बताइए रीडिंग वही होगी या चेंज हो जाएगी? तो रीडिंग चेंज हो जाएगी ना। तो इसका मतलब ये वेइंग मशीन वेट मेजर कर रही है क्या? आदमी का वेट तो उतना ही है, वेट थोड़ी नहीं चेंज हो गया, लेकिन वेइंग मशीन अब कुछ और रीडिंग करेगी। तो इसलिए पहले तो अपनी डिक्शनरी को सुधारिए, क्या कि वेइंग मशीन मेजर द एक्शन ऑफ अ मैन, और एक्शन रिएक्शन ये वो वाले एक्शन रिएक्शन जो न्यूटन थर्ड लॉ में वर्ड यूज होते हैं, ये कोई अक्षय कुमार की मूवी नहीं। एक्शन इज द जस्ट द अनदर नेम ऑफ फोर्स, रिएक्शन इज ऑल्सो द अनदर नेम ऑफ फोर्स। तो होपफुली आपको ये चीज तो समझ में आ गई, ठीक है, कि वेइंग मशीन क्या मेजर करेगी। अब कल जो हेलीकॉप्टर का सवाल, सपोज करो मैंने एक्शन का नाम ए लिख दिया, सपोज करो एक्शन फोर्स का नाम ए लिख दिया, ए लिख दो या ये लिख दो, फोर्स ऑन वेइंग मशीन ड्यू टू मैन। मेरी बात समझना, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो। यदि मैं इसका नाम डब्लू दूं, डब्लू माने वेइंग मशीन, और इसका नाम एम दूं, तो मैंने क्या लिखा है कि वेइंग मशीन क्या मेजर करेगी? वेइंग मशीन आदमी का एक्शन मेजर करेगी। और एक्शन माने क्या चीज? एक्शन माने आदमी ने जो फोर्स लगाई। और ये शब्द आपको यदि कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो ये तो कंफर्टेबल लगना चाहिए। क्या लिख दिया ये मैंने? फोर्स ऑन वेइंग मशीन ड्यू टू मैन। अब कल के सवाल, अब मान लो आपसे कोई कहे बताओ वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी है, तो आपको ए ही तो बताना होगा, ए या ये बताना होगा कि वेइंग मशीन कितनी रीड कर रही है। लेकिन कल जो हेलीकॉप्टर का सवाल था उसमें हमें एक शिक्षा मिली कि जैसे हमको एफएचपी निकालना है और आपने पूरी कोशिश कर ली और एफएचपी नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर आपको एक जुगाड़ बताई थी, आप एफपीएच निकाल लो, आप एफपीएच निकाल लो, पलट के निकाल लो। और आपको लगता है नहीं मैं ये तो निकाल लूंगा, तो बताना यदि ये 7500 न्यूटन आई है अपवर्ड, तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है ये भी 7500 न्यूटन ही होगी, बस डाउनवर्ड होगी, डायरेक्शन का ही तो अंतर होगा। तो ऐसे ही सुनिए, यदि इन सवाल जो मैं सवाल कराऊंगा उसमें क्या होगा, पूछेगा तो वो ये कि बताइए वेइंग मशीन ने कितनी रीडिंग शो की, तो आपको कायदे से तो ये बताना है, पर सवाल में समस्या ये पैदा होगी कि आप ए और या एफडब्ल्यूएम नहीं मेजर कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो उसकी जुगाड़ क्या होगी? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ क्या कहता है कि फोर्स ऑन वेइंग मशीन ड्यू टू मैन बराबर होगी फोर्स ऑन मैन ड्यू टू वेइंग मशीन। बताइए बराबर होगी कि नहीं? और वेक्टर लगा दूंगा तो माइनस आ जाएगा, वेक्टर नहीं लगा रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा ही होगा। तो यदि ये नहीं मेजर कर पा रहे तो ये मेजर कर लो। अब इसको शॉर्टकट में मैंने क्या नाम दिया है? इसको शॉर्टकट में मैंने क्या नाम दिया है? ए माने एक्शन ऑफ मैन, तो ऐसे ही इसको शॉर्टकट में नाम दे दो आर, रिएक्शन। बताइए यदि ये आदमी का एक्शन है तो ये आदमी पर रिएक्शन है ना, सिंपल। ये आदमी के द्वारा लगाई गई फोर्स है तो ये आदमी द्वारा महसूस की गई फोर्स है। तो इतना लंबा नाम लिखने की बजाय आप ये नाम भी यूज कर सकते हो। तो बताइए, अब मैं ना यहां पर ए का मतलब तो समझा दिया, आर का मतलब भी यही की समझ लो। आर माने रिएक्शन ऑफ अ मैन, सॉरी रिएक्शन ऑन अ मैन। तो मुझे बताइए यदि मैं ये और ये वेइंग मशीन किसी फ्लोर पर है, फ्लोर पर है, नहीं तो फिर वही सीन हो जाएगा। यदि ये किसी फ्लोर पर नहीं हुई, जैसे फ्लोर पर होगी, ये रही वेइंग मशीन, मेरा हाथ हो गया फ्लोर, ये वेइंग मशीन, ये आदमी, तो वेइंग मशीन कुछ रीड कर पाएगी। और यदि मैं नीचे से फ्लोर खिसका दूं, 25वीं मंजिल से ऐसे फेंक दूं पैक करके, है ना, 25वीं मंजिल से फेंक कर दूं, तो फिर ये कुछ रीड नहीं कर पाएगा। तो चलिए ये रहा फ्लोर। तो अब मैं यदि आपसे एक बात बोलूं, इस समय फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन का ये थोड़ा हटा देता हूं, है ना, रीडिंग वाला, और वेइंग मशीन के ऊपर आदमी है। तो बताइए इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ा, तो इस आदमी पे बताइए कौन कौन सी फोर्सेस एक्टिवेटेड हैं। अब मैं आपसे कहता हूं इस सिनेरियो में इस आदमी पर, यदि आपने आदमी को सिस्टम माना है, गर्मी,
हाँ, आदमी को यदि सिस्टम माना है तो बताइए आदमी पर कौन कौन सी फोर्सेस आपको शो करनी पड़ेंगी। एक तो ग्रेविटी वाली, लिख दू इसे एम जी, एम जी, ठीक है। एक और लग रही होगी, वो किधर लग रही होगी, वेरी गुड, एक ये लग रही होगी, ये है कांटेक्ट फोर्स। क्या नाम है इसका, कांटेक्ट फोर्स। किसने लगाई, फोर्स ऑन मैन ड्यू टू वेइंग मशीन, जिसका एक शॉर्टकट में नाम क्या है, आर। तो ये की बजाय ये, जब आप नोट्स पढ़ोगे तो उसमें ये लिख रहा है, लेकिन ये एक ही बात है बेटा। क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया नहीं आया। आप इस फ्री बॉडी डायग्राम को उठाओगे तो बेटा इस पे दो फोर्स लग रही है, एक अर्थ ने लगाई, वो तो बेटा दूर से ही खींच लेती है, उसके लिए उसे कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है अर्थ को, एम जी, और वो ढीठ होती है, हमेशा डाउनवर्ड होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। और ये किसने लगाई, ये वेइंग मशीन ने लगाई, ठीक है। अच्छा, यदि ये आदमी फ्री फॉल हो रहा हो, गिर रहा हो, तो यदि ये गिर रहा हो, है ना, गिर रहा हो, तो सिर्फ एमजी फोर्स लगेगी। बताइए ये वाली क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि आदमी वेइंग मशीन पे कुछ नहीं लगा पा रहा, आदमी वेइंग मशीन पे कुछ नहीं लगा पा रहा, तो वेइंग मशीन भी उस पे कुछ नहीं लगाएगी, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल शो किया कि यदि आप कील ऐसे ठोकते हो तो नहीं ठोक पाओगे, नहीं ठोक पाओगे, खिसकता रहेगा ये, क्योंकि कील उस पर कोई फोर्स लगा ही नहीं पा रही। हाँ बिल्कुल, एक्शन नहीं हो रहा तो रिएक्शन भी नहीं मिलेगा। तो होपफुली ये चीज समझ में आ गई। और इससे पहले जो मैंने मिटा दिया वो भी ध्यान देना। एक्चुअल वेट का मतलब क्या होता है बेटा, एक्चुअल वेट का मतलब होता है W, या फोर्स ऑफ अर्थ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसको हम W बोलते हैं। और ये ए की जगह G लिख देते हैं। अब देखिए आपको जो मैं सवाल कराने जा रहा हूं, हाँ बेटा आज रामू काका लग गया उन्होंने, कोई हाँ रामू काका कमी बात है बेटा। पी कभी ग्रेविटी पे फोर्स लग सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। पी कौन है वैसे यहाँ, अच्छा बिल्कुल, अरे यार बिल्कुल लगाएगा, मैंने बताया तो था एक दिन, पर्सन हाँ ग्रेविटी पे लगाएगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल, बताया नहीं था। अर्थ पे एक्सेलरेशन पॉइंट 0.00000000000 कितनी जीरो आई थी, पता नहीं ऐसी बात है क्यों करते हो बीच बीच में। हाँ यहां तक समझ में आ गया ना। तो चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। हाँ 23 देव को याद भी है, चलो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ए माने, इस सवाल में ए मैंने किसको नाम दिया है, अच्छा यदि मैं, अच्छा इमेजिन करो यदि मैं वेइंग मशीन को सिस्टम मानता हूं, इस सवाल में वेइंग मशीन को सिस्टम मानता हूं, तो वेइंग मशीन का फ्री बॉडी डायग्राम पता है कैसे बनेगा, बताइए। एक तो एम जी, अब एम जी, एम किसका, वेइंग मशीन का, एक तो वेइंग मशीन का, मान जाऊंगा बेटा यदि आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दोगे तो। एक तो एम जी, दूसरा एक ये वाला ए कौन सा ए, लिख देता हूं, ए माने फोर्स ऑन वेइंग मशीन ड्यू टू मैन। एक और फोर्स और है, सोचो अब, सोचो एक फोर्स और है, ये वाली फोर्स ऑन वेइंग मशीन ड्यू टू फ्लोर, क्योंकि ये फ्लोर के कांटेक्ट में, समझ रहा है, ये फ्लोर के कांटेक्ट में, समझिए ये चीज, ये फ्लोर के कांटेक्ट में, तो ये फ्लोर पे लगाएगा, फ्लोर इस पे लगाएगा, इसने फ्लोर पे लगाई होगी तो फ्लोर ने इस पे लगाई होगी, क्लियर है ये चीज। लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ यहां गलती हो गई, यदि फोर्स नहीं ढूंढ पाओगे तो सवाल सही नहीं हो सकते। तो चलिए इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूं, लिफ्ट मैकेनिज्म क्या चीज है। ये बात दिमाग में आ गई। आज के बाद कोई आपसे पूछे आप साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस में साइंस की बातें करनी चाहिए। तो बताइए वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, बताओ अब, वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, जल्दी से टाइप करके बताओ। ठीक है, फोर्स जो हम उस पर लगाते हैं, एक्शन जो हम उस पर लगाते हैं। तो चलिए बेटा ये तो आपको समझ में आ गया कि जो एक्चुअल वेट होता है, एक्चुअल वेट किसी भी बॉडी का, आदमी का, ठीक है, उसे W से रिप्रेजेंट करते हैं और वो mg होता है, रियल वेट भी बोलते हैं इसको, या एक्चुअल वेट। अब आ जाइए, सिचुएशन ये है
कि हमने आपको एक लिफ्ट में, ये रही लिफ्ट और ये लिफ्ट का फ्लोर है। अब लिफ्ट का फ्लोर ऊपर नीचे हो जाता है। हम जब जमीन पे खड़े होते हैं ना, तो जमीन ऊपर नीचे नहीं हो रही, है ना, स्टेबल है। लेकिन जब लिफ्ट है तो लिफ्ट रुकी हुई होगी तो इसका फ्लोर स्टेबल होगा, लेकिन ऊपर नीचे भी तो जा सकती है। अब ये रहा, अब वो ऊपर का मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा मैं, कैसे क्रेन की तरह रस्सी की, वो एक लोहे की चेन होती है वो खींचती है, आपको इससे इत्तेफाक नहीं रखना। ये रहा फ्लोर, ये रही वेइंग मशीन, वेइंग मशीन, ठीक है, ठीक। और आदमी इस पे खड़ा हुआ है, आदमी इस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और अभी इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, एट रेस्ट है, और एट रेस्ट यानी लिफ्ट रुकी पड़ी है, लिफ्ट तेरी बंद है नहीं, कैसे मैं आऊं। हाँ, अब आ जाइए, अब देखते हैं इस समय इस पे यदि आदमी को सिस्टम मानूं, अब इसी में मैं अलग से फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूं, इसी में प्लीज एडजस्ट कर लो। तो बताइए, यदि ये लिफ्ट रेस्ट पर है और आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो चलो यहां बना देता हूं। तो इस आदमी पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, FBT, बताइए कौन कौन सी फोर्स लग रही है आदमी को यदि सिस्टम मानूं, टेकिंग मैन एज अ सिस्टम, टेकिंग मैन एज सिस्टम। अब आपको अच्छी फिजिक्स पढ़नी है तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी। पहले सामने वाले को बताओ कि हमने सिस्टम किसे माना है। अब हमारा निशाना केवल इस आदमी पर है, हम सिर्फ, तो एक इस आदमी पर एक तो mg लग रही होगी, दूर से ही अर्थ ने लगा दी होगी धप्पा, और एक ये लग रहा होगा, बताइए आर, 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 आर माने फोर्स ऑन मैन ड्यू टू वेइंग मशीन। और ये क्यों हुई, क्योंकि उसके साथ कांटेक्ट में। अब क्योंकि वेलोसिटी इतनी है 0, क्योंकि वो रेस्ट पर है, तो इसीलिए एक्सीलरेशन बंदे का कितना होगा, 0। अरे जो बॉडी रेस्ट पे होती है उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं होता। अब यदि मैं इसमें F बराबर ma लगाऊं, यूजिंग F बराबर ma, है ना, तो पहली बात, इस F की जगह हमें क्या रखना होता है, नेट फोर्स। अब आप इसको देखिए, इस F की जगह वही हेलीकॉप्टर क्वालिटी की तरह, ठीक है, M किसका मास, इस आदमी का मास, A माने इस आदमी का एक्सीलरेशन, F माने इस आदमी पर लगने वाली नेट फोर्स। तो इस पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, R माइनस mg, M और इंटू 0। अब आप कहोगे घटाया क्यों, क्यों घटाया मैंने, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है। फिर आप क्वेश्चन आएगा, फिर R में से mg क्यों घटाया, तो यहां आपके पास एक ऑफर है, ऑफर अभी बताता हूं। आप R माइनस mg कर लो चाहे mg माइनस R कर लो, क्योंकि दोनों ही, आप एक चीज सोचो, R माइनस, एक मिनट, R माइनस mg इक्वल टू 0 हो गया, है ना, तो इसका मतलब R किसके बराबर आ गया, mg। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, किसी में से किसी को घटाओ। यदि आपको ये क्लियर है कि एक्सेलरेशन ऊपर है तो आपको नेट फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी, एक्सेलरेशन नीचे है तो नेट फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी। लेकिन जब एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है, फिर किसी में से किसी को घटा दीजिएगा। तो बोलो ये बात समझ में आ गई, ये R क्या चीज है, ये R इक्वल टू mg आ रहा है, और mg यानी W के बराबर आ रहा है, mg W तो है, तो इसका मतलब आदमी पे रिएक्शन जो आई है वो वेट के बराबर आई है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से मुझे बताइए, इसीलिए ए की मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड, ए फॉर एक्शन ऑफ, ठीक है, ये आ रहा है रिएक्शन ऑन मैन, और ए माने एक्शन ऑफ मैन ऑन वेइंग मशीन, ठीक। सर लॉजिकली बता दीजिए, क्या चीज लॉजिकली तो बताया, और क्या मैंने लॉजिकल बात की है, क्या लॉजिकल, R माइनस mg मेरे को नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये ए, सुनिए बेटा, यदि R W के बराबर है तो फिर A W के बराबर थोड़ी नहीं होगा, वो भी W के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि R इक्वल टू A। तो बताइए वेइंग मशीन की रीडिंग किसके बराबर होगी, वेइंग मशीन की रीडिंग, क्योंकि मैंने बताया था ना, वेइंग मशीन मेजर द एक्शन ऑफ मैन। तो यदि आप A नहीं मेजर कर पा रहे तो आप R मेजर कर लो, तो R को भी रीडिंग बोल सकते हो। तो यदि लिफ्ट रुकी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लिफ्ट रुकी हुई है, स्टेबल है, ठीक है, तो जो वेइंग मशीन रीड करेगी वो एक्चुअल वेट ही मेजर करेगी। व्हाट इज W इज एक्चुअल वेट। एक और केस इसमें, मान लो
ये रही लिफ्ट और ये वेइंग मशीन और ये आदमी। ओके, अब यदि ये ऊपर जा रही है अपवर्ड, लेकिन v कांस्टेंट है, मतलब जर्क नहीं दे रही, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, ऊपर ऊपर जा रही है, लेकिन v कांस्टेंट है, तो अब भी तो a 0 ही हुआ। बताओ कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन कितना हुआ? 0 हुआ। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब a 0 हुआ। अब बताइए इस आदमी को सिस्टम मान लीजिए, अलग से, जब तक आदत नहीं पड़ रही, चलो अलग से दिखा देता हूं मैं। आदमी को सिस्टम माना, आदमी पे दो ही फोर्स लग रही है, एक अर्थ लगा रही है और एक वेग मशीन लगा रही है आर। अब बताइए यदि मैं इसमें F बराबर ma लगाऊं, ठीक है, हालांकि इसमें भी किसी में से किसी को घटा सकते हैं क्योंकि a कितना है 0, लेकिन चलो आपने एरो ऊपर देखा तो मैं r में से mg घटा देता हूं। नेट फोर्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, r में से mg घटा दिया, लेकिन राइट हैंड साइड तो 0 ही आ रही है, तो r फिर mg के बराबर आएगा। इसका मतलब अब भी एक्चुअल वेट के बराबर ही रीडिंग आएगी, अब भी एक्चुअल वेट के बराबर ही रीडिंग आ रही है। एक चीज केवल ओरली बता दीजिए, मुझे करवाने की जरूरत ना पड़े तो ओरली बता दीजिए, ये रही लिफ्ट, ये नीचे जा रही है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। बताइए कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो अब r कितना आएगा? तो इसे पूरा कर लीजिएगा अपने आप, r अब भी w ही आएगा। समझ गए होगे? नहीं समझे तो आप फिर कंजड़े ही रह जाओगे। यानी इन तीन सिचुएशन में, तीन कौन सी सिचुएशन? अच्छा, इन तीनों को यदि मैं एक कर दूं तो पता है क्या है, जब तक सिस्टम में एक्सीलरेशन 0 होगा, एक्सीलरेशन 0 होगा और एक्सीलरेशन 0 होगा। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, जब तक सिस्टम में एक्सीलरेशन 0 है लिफ्ट में, अरे आ रहा हूं शुभम, इतनी जल्दी जल्दी क्यों भाग रहे हो? आ रहा हूं धीमे धीमे, मैं कोई 3 इडियट का वायरस नहीं हूं ना कि चल तू लिफ्ट की ऊपर पढ़ तू नीचे पढ़ दे। आ रहा हूं धीमे धीमे। हाँ, तो ये तीन सिचुएशन आप समझ गए, और इन तीन सिचुएशनों को यदि एक ही बार में रिवाइज करना है तो बस एक बार में रिवाइज कर सकते हो, जब तक लिफ्ट एक्सीलरेटेड नहीं होगी, जब तक आर डब्ल्यू के बराबर ही आता रहेगा, आर डब्ल्यू के बराबर ही आता रहेगा। अब देता हूं मैं सिचुएशन नंबर डी, ये रही लिफ्ट, अब लिफ्ट बंद नहीं है, ये रही चेन, और ये सपोज करो ऊपर जा रही है विद सम एक्सीलरेशन, मतलब विद सम एक्सीलरेशन, दैट इज ए 0 नहीं है, ए 0 नहीं है। अब हालात देखते हैं, ये रही वेइंग मशीन, ये रहा आदमी, आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। अरे बहुत सिंपल है बेटा, आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो बताइए कौन कौन सी फोर्स? फोर्स तो दो ही लग रही है, एक अर्थ लगा रही है इस पर और एक वेइंग मशीन लगा रही है यार। अब क्योंकि ये ऊपर, अब इसमें F बराबर ma लगाते हैं, F बराबर ma, यूजिंग F बराबर ma। अब A इसमें ऊपर है, इसका मतलब ये ताकतवर है, इसमें से इसे घटाओगे तो R माइनस mg इक्वल टू ma। समझिए, अब समझ में आया? R माइनस, अब यहां चॉइस नहीं है कि R में से mg घटा दो या mg में से R घटा दो, ना ना, अब नहीं चॉइस है, अब तो ऊपर ही जा रहा है, अब R में से ही mg घटाना पड़ेगा। तो यहां से R किसके बराबर आ गया? mg प्लस ma। CID वाली पहली नजर चाहिए मुझे, गौर से देखिए, R इक्वल टू, ये क्या चीज है? W, और ये क्या चीज है? कुछ तो आएगा ma का आंसर। इसका मतलब प्लीज समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अब इस परिस्थिति में जो R आएगा ना रिएक्शन, वो वेट प्लस कुछ, वेट में कुछ जुड़ के आ रहा है। अभी तक केवल R की वैल्यू वेट आ रही थी, W आ रही थी, W, लेकिन अब तो W में भी कुछ जुड़ गया। तो बताइए R और W में कौन बड़ा? ग्रेटर देन किसे लगाऊं, किस पे लगाऊं? ओबियसली R बड़ा हुआ ना, तो यानी, और सुनो R W से बड़ा है तो इसीलिए A भी W से बड़ा होगा ऑल्सो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बेटा दोनों के बराबर रहेंगे, मैग्नीट्यूड। तो बताइए अब वेग मशीन की रीडिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। वेग मशीन यानी आपका वेट कुछ और है और वो शो कर रही होगी ज्यादा, तो परेशान मत करना कि यार ये तो मेरा वेट बढ़ गया।
ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेटेड हो गई। हाँ, जो बेचारे सूखे हैं, पतले हैं, ठीक है, आंधी में जाने से डरते हैं, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए लड़की वाले देखने आए तो वेइंग मशीन में अपना वेट करवा लेना, देखो, और ऊपर कह देना, लिफ्ट वाले से सेटिंग कर लेना कि ऊपर एक्सेलरेटेड रखी हो, तो देख मेरा वेट देख थोड़ा बढ़ा हुआ है। रीडिंग एक फॉल्सी रीडिंग आ रही होगी। एक्चुअली फॉल्सी रीडिंग तो नहीं बोलना चाहिए, वो तो वही मेजर कर रहा है जो जिस पर्पस के लिए वो बनाई है, लेकिन वो वेट नहीं होगा उस समय। वेट तो आपका एमजी यही, लेकिन रीडिंग एमजी में कुछ जुड़ के आ रहा है। डू यू पल्ले और नॉट? व्हाट इज ए रीडिंग ऑफ क्या? वेइंग मशीन। और लास्ट सिचुएशन, नहीं लास्ट नहीं, अभी सेकंड लास्ट और है, ए बी सी डी ई। ओके, ये लेते हैं फिर लिफ्ट। ये रही, अब ये लिफ्ट, यदि ये रही वेइंग मशीन, ये रहा आदमी, और लिफ्ट नीचे की ओर एक्सीलरेटेड है, नीचे की ओर एक्सीलरेटेड है। आदमी को सिस्टम मानिए और आदमी की, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम FBD। तो बताइए, एक तो mg लग रहा है इस बेचारे पर, और एक वही यार, दो ही फोर्स लग रही हैं। अब F बराबर ma लगाइए। अब F बराबर ma में जब लगेगा तो ध्यान रखना, F बराबर ma जब मैं लगाऊंगा, क्योंकि नेट एक्सीलरेशन नीचे है, तो यानी नेट फोर्स भी नीचे ही होगी। अब आपको mg माइनस r करना पड़ेगा। डू यू गेट इट? समझ में आया? नेट फोर्स नीचे की ओर है, वही हेलीकॉप्टर वाले कल की सवाल की तरह। तो यहां से r किसके बराबर आ गया? mg माइनस ma। सोचिए बेटा, हालांकि इसको ना एक फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हो, इतने हिस्से को। तो r बराबर आ रहा है, mg को लिख सकता हूं w, और इसको लिख सकता हूं कुछ। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब कि अब जो रीडिंग आएगी, आर पर रीडिंग नहीं है, आर पर रिएक्शन है। रीडिंग तो ए है, लेकिन आर और ए बराबर है। गंगाधरी शक्तिमान है बेटा, ध्यान रखना। तो आर आ रहा है वेट में से कुछ माइनस होके, ठीक है। इसका मतलब ए इक्वल टू डब्ल्यू माइनस कुछ ऑल्सो। इसका मतलब ये जो आर है, ये जो आर है वो डब्ल्यू से कम आएगा, तो रीडिंग जो आ रही होगी वो डब्ल्यू से कम आ रही होगी, जबकि वेट आपका कुछ और है। वेइंग मशीन भगवान नहीं है, ठीक है ना, कि हर जगह काम कर जाएगी। आपसे कहा था ना, ठीक है, आर इज लेस देन डब्ल्यू वेट। तो ये क्वेश्चन है कि यदि वो नीचे आ रही हो तो कितनी रीडिंग होगी। आप इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कर सको तो याद कर लो, नहीं तो सिचुएशन आप सिंपल लिफ्ट में आगे बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एक्सेलरेशन देख के इक्वेशन लगाओ, बस फटाफट आंसर आ जाएगा। भूल भी गए तो कि ऊपर जाते समय क्या था, mg प्लस ma था, क्या था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो याद रखो। और लास्ट सिचुएशन ABCDEF, अब कौन सी सिचुएशन हो सकती है ना? अब कौन सी? सारी सिचुएशन तो बता दी, रोक ली, ऊपर कांस्टेंट ले गए, नीचे कांस्टेंट से ले गए, ऊपर एक्सीलरेटेड से ले गए, नीचे एक्सीलरेटेड ले गए, और एक लास्ट सिचुएशन क्या बेटा? अभी समझाता हूं, देखता हूं मेरी डायग्राम में दम है या नहीं, है ना? डायग्राम से समझ पाओगे कि नहीं? ऐसा कोई खास आर्ट नहीं बना रहा। क्या हुआ? बाय चांस अनफॉर्चुनेटली लिफ्ट की चेन टूट जाए तो अब ये ऊपर तो जाएगी नहीं, नीचे ही गिरेगी, और ये श्योर है इस बार एक जी होगा इसका। अब लिफ्ट ही पूरी फ्री फॉल हो रही है, लिफ्ट नीचे जाएगी, एक्सेलरेशन होगा, लेकिन इस बार हम श्योर है ए जी होगा। तो यही वाली फिजिक्स लगेगी, बस इसमें हमें एक ही वैल्यू पता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ लड़के का, ठीक है। इस पर एक mg लग रही है, और इमेजिन करो आर लग रही है। वैसे अब आर रहा नहीं, लेकिन अभी दूध का दूध वाटर का वाटर हो जाएगा, ठीक। तो बताइए F बराबर ma लगाऊंगा, तो F माने नेट फोर्स कितनी लगाऊं? mg माइनस आर, m और a कितना रखूं? इस बार a g है, तो mg से mg कट गया, r 0। देखा, मैंने कहा था ना, जब आदमी, ये वो वाला सीन है, ये वो वाला सीन है, ये वाला सीन है। इसको वेटलेसनेस भी बोलते हैं, कि थोड़ी देर के लिए अपरेंटली उसे वेटलेसनेस महसूस होगी। वेटलेसनेस, पता है वेइंग मशीन को भी नहीं लग रहा होगा कि मेरे ऊपर कोई खड़ा हुआ है, समझ गए ना? वो उस पर फोर्स लगा पा रहा है। अरे भाई, रिएक्शन 0 है तो एक्शन भी तो 0 होगा, यानी आदमी भी उस वेइंग मशीन पे कोई फोर्स नहीं लगा पा रहा।
इसका मतलब यह है कि यदि मेरी पीठ पे हाथी बांध के मुझे छोड़ दिया जाए तो रास्ते में मैं बिल्कुल सेफ हूं। बताओ क्यों? बस मुझे जमीन पे आके थोड़ा साइड में आना पड़ेगा, नहीं तो कल जैसे मैंने बताया था ना, मैंने आत्महत्या करने की सोची थी, मेरे नीचे 3 लोग आके मर गए, मैं कूदा तो वही, बस मुझे थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बता ना, मेरी पीठ पे यदि हाथी बांध के छोड़ दिया जाए तो हाथी भी तो वेटलेसनेस में, मेरे को वेइंग मशीन में कन्वर्ट कर दो और हाथी को मेरे ऊपर। हाँ, तो मैं तो सबसे कहूंगा कि एक टाइम था जब, हाँ हाँ ठीक, एक टाइम था जब हार जीरो हुआ करता था, यानी ये जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए और एक झंडू सा सवाल देता हूं, बहुत झंडू सा, स्क्रीनशॉट मारिए और अभी के अभी मुझे आंसर चाहिए, अभी के अभी। 5.13 शुरू हो जाओ, जो कल होमवर्क में दिया था, अभी के अभी, और G10 लेना है। बिल्कुल साइड हट गया मैं, बिल्कुल जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए और रिकॉर्डिंग में रोक रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो एक सिचुएशन देख लेना आंसर में। मैंने आपको एक चीज बताई थी, 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन। रफली इसको 10 न्यूटन बोल देते हैं, फिर जैसे हम जी को 9.8 की बजाय 10 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 ग्राम फोर्स, इसके लिए मैं अप्लाई कर चुका हूं, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में रहा है, नहीं मैं 10 की पावर 5 डायन बता गया था, उसके लिए सॉरी। और जब तक ये दिमाग में आएगा बार बार सॉरी बोलता रहूंगा। तो 980 डायन की बजाय हम कभी कभार रफली 1000 डायन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आप अपना आंसर देखिए, मैं ही देख लेता हूं कि वो आंसर किस यूनिट में दे रखा है, कौन सा है। 5.12 13। अब जैसे आंसर आगे भी तो दे रखा है कि n इक्वल टू 700 न्यूटन, है ना, 700 न्यूटन। फिर बाद में उसने लिख रखा है 70 केजी फोर्स है वो, समझ, बताओ 70 केजी है और 700 न्यूटन एक ही बात है, अलग अलग बात है? ये बताइए, यदि 700 न्यूटन आंसर दे रखा है पीछे पहले वाले का, 700 न्यूटन लिखो, और यदि ए 10 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी है तो इसको 70 केजी एफ भी तो लिख सकते हैं, 70 केजी एफ इक्वल टू 700 न्यूटन, ये चीज दे रखी है। लेकिन ये वाला आंसर तो मैच कर गया होगा सबका, तो इसलिए ये सवाल अब मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि सवाल क्या, मैंने पूरी यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। ठीक बेटा, चैन से ठीक से सुनना। एक वर्ड आ रहा है, अब हम रस्सी वाले सवाल करेंगे, चेन वाले सवाल करेंगे, रस्सी। तो उसमें एक वर्ड यूज होगा फिजिक्स का, शायद स्कूल में पढ़ लिया हो तो शायद सुना हो, टेंशन, और इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टेंशन जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं, लेकिन जनरल लाइफ को फिजिक्स से नहीं जोड़ना। जनरल लाइफ में भी टेंशन होती है, बहुत काम की टेंशन, ठीक है, पढ़ाई की टेंशन, ठीक है। तो वैसे ही, लेकिन यहां जो टेंशन वर्ड है, इट जस्ट अनदर नेम ऑफ फोर्स। फोर्स के बहुत सारे नाम है, पुश, पुल, एक्शन, रिएक्शन, थ्रस्ट, लोड, बहुत सारे नाम है, उनमें से एक नाम टेंशन है। लेकिन ये कब यूज होता है बताता हूं। तो टेंशन इज, नोट्स में सब लिख रहा होगा, टेंशन इज वन टाइप ऑफ पुलिंग फोर्स। पहली बात तो वन टाइप ऑफ पुलिंग फोर्स, इट इज वन टाइप ऑफ पुलिंग फोर्स। रस्सी के माध्यम से आप केवल खींच सकते हो, पुश नहीं कर सकते हो। रस्सी से यदि किसी बॉडी को उठाना हो, बाल्टी उठाना हो, कुएं में से बाल्टी खींचनी हो, ठीक है, क्रेन को कुछ खींचना हो, तो वो पुल कर सकती है, रस्सी से पुश नहीं होते, ठीक है। तो इट इज वन टाइप ऑफ पुलिंग फोर्स। जब रस्सी के माध्यम से किसी बॉडी में फोर्स ट्रांसमिट की जाती है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे सपोज करो ये ब्लॉक पड़ा हुआ है ना, मैंने यहां रस्सी बांधी, ठीक है, और इसमें फोर्स लगाई, तो रस्सी बांधूंगा, ये खींचेगा। आपने देखा होगा जब घास काटने वाली मशीन होती है, वो ऐसे करके खींचता है और कटर 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 कटर, वो रस्सी खींचता हुआ चलता है, ये मशीन ग्राउंड पे चलती रहती है, कटर 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 कटती रहती है। तो ये क्या चीज है, तो हम यहाँ एफ ना लिख के किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, टी का। अभी और चीजें क्लियर करूंगा। जब रस्सी हो तो हम एफ की बजाय टी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, टी, टेंशन। रस्सी टाइट हो जाती है, रस्सी में फोर्स डेवलप हो जाती है। और एक और फिगर देखिए, मान लो ये रहा ब्लॉक,
ये रहा रस्सी से बंधा हुआ है, आप इधर फोर्स लगा दीजिए। चलिए एक मिनट बताइए, ये रहा ब्लॉक ए, ये रहा ब्लॉक बी, आपने ए पे फोर्स लगाई, आपने ए पे लगाई 50 न्यूटन, इमेजिन करो, तो ए का खिसकना समझ में आता है, ठीक है, ए का खिसकना समझ में आता है, लेकिन बी क्यों खिसकता है संग में, बताइए, हमने तो नहीं लगाई बी पे, मेरी बात समझना, हमने तो ए पे फोर्स लगाई, ए और बी आपस में बंधे हुए हैं, लेकिन जनरल लाइफ वेरी सिंपल, जनरल लाइफ में सबने देखा है कि यदि मैं ए को खींचूंगा और ए से यदि बी रस्सी से बंधा है तो बी भी खींचेगा ही खींचेगा। लेकिन अब इसको लॉज ऑफ मोशन के नजरिए से देखो, यार कोई भी चीज खिसकती तो तब है ना जब उसमें फोर्स लग रही हो, तो इस पे कौन लगा रहा है फोर्स, तो बेटा ये दोनों रस्सी से बंधे हैं ना, तो इसका मतलब यदि ये आगे खिसक रहा है, इसका मतलब रस्सी के माध्यम से इस पे फोर्स आ तो गई है, इस पे फोर्स तो आ गई है तभी खिसक रहा है ये, तो बस हम इस फोर्स को क्या नाम दे देते हैं, टेंशन। क्या नाम दे देते हैं, टेंशन। या अभी आएगा, क्लियर होगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो टेंशन इज वन टाइप ऑफ पुलिंग फोर्स, रस्सी के माध्यम से, रस्सा भी हो सकता है, लोहे की चेन हो सकती है, साकड़ हो सकती है, तो इन सब में हम टेंशन वर्ड जनरली यूज कर लेते हैं। आइए और चीजें सीखते हैं टेंशन में, अब इस टाइप के बहुत सारे सवाल आएंगे, उसको चीजों को सीखते हैं। ठीक, सबसे पहले एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल कि एक ये रस्सी है, ये हुक है, यहां पर हुक है, उसका नाम मैंने दे दिया ए और इस ब्लॉक का नाम दे दिया बी, ब्लॉक का नाम बी है, हुक का नाम ए है और बीच में बनी है रस्सी, ठीक है। तो बताइए, देखिए अब तक इस पर एमजी लग रही होगी, नो डाउट बहुत सी फोर्स लग रही होंगी, अभी उसका सीन नहीं देख रहे, ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं बोलो, इस फोर्स का नाम दे दिया मैंने फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, क्या नाम दे दिया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, रस्सी के माध्यम से फोर्स पहुंच गई वहां पे, तो बेटा जैसी करनी वैसी भरनी, इस फोर्स का भी नाम क्या होगा, मतलब इसका नाम जरूर फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए होगा, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ से, फ्रॉम थर्ड लॉ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बताइए मैग्नीट्यूड बराबर होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग बार बार कंफ्यूज रहेंगे, सर माइनस तो लगाओ, माइनस भी लगाया सकता है, लेकिन जब मैं इन्हें वेक्टर टोन में लिखूंगा तब माइनस, लेकिन वेक्टर टोन नहीं लिख रहा हूं तो मैग्नीट्यूड तो बराबर है ही ना। ये तो बहुत इजी चीज है ना, यदि मैंने एक सिंपल, मैंने कहा ना रस्सी का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड, उस पे कोई हुक है, उस पे मैंने रस्सी बांधी, रस्सी पे कोई ब्लॉक लटका दिया, तो ये ब्लॉक कुछ तो इस पे फोर्स मार रहा होगा ना, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो बस क्योंकि ये फोर्स रस्सी में है तो हम इन फोर्स को क्या एफ ए बी क्या एफ बी ए सिंपली टी नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, टी, और दोनों बराबर है, तो इसलिए इसका एक और रूप क्या बन गया, दैट इज हम इस फिगर को इस रूप में भी देख सकते हैं, और धीमे धीमे आदत डालनी है, हेरा ए हेरा बी, टी टी, समझ में आया। बस डायरेक्शन ध्यान रखना, डायरेक्शन में छेड़छाड़ नहीं करनी, इसकी डायरेक्शन नीचे है तो यहां डायरेक्शन नीचे दिखानी पड़ेगी। नाम मैंने एक रख दिया टी, टी फॉर टेंशन। व्हाट इज टेंशन, टेंशन इज वन टाइप ऑफ पुलिंग फोर्स, व्हेन फोर्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू या विद द हेल्प ऑफ रस्सी, स्ट्रिंग, ठीक है, चेन। चलिए अब आ जाइए इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, सब नोट्स में मिल जाएंगे बेटा, सब नोट्स में मिल जाएंगे, होपफुली ये समझ में आया। फिर एक और एग्जांपल देखिए, मान लो ये कौन सा गेम होता है वो रस्सी वाले का, जो रस्सा खींचा खची वाला, टग ऑफ वार है नहीं, हाँ, ये रस्सा कसी से गेम खेल रहे हैं, ऐसे मैंने एक कमजोर और एक भारी बनाया है, ठीक है, नो डाउट कोई भी चीज, ये तो तुम्हें पता है, ठीक है। अब ये रस्सी के माध्यम से एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है, इस फोर्स का नाम फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी और इसका नाम फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब न्यूटन थर्ड लॉ से एफ ए बी और एफ बी ए होंगे तो बराबर ही ना बेटा, होंगे तो बराबर, क्योंकि ये फोर्स रस्सी में है तो हम इसको क्या नाम और लिख सकते हैं, टी। और इसके लिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए, सर ये तो छोटा है, ये तो राजपाल यादव है, ये खली है, फोर्स कैसे बराबर हो जाएगी। अब भी यदि ये दिमाग में उठ रहा है तो आपने घंटा न्यूटन थर्ड लॉ समझा, अब भी यदि दिमाग में ये चल रहा है सर ये फोर्स कैसे बराबर हो जाएंगी, बराबर होंगी बेटा, बस ये ज्यादा एक्सीलरेट होगा,
बुद्धि लगाओ क्यों भाई, यदि ये 50 न्यूटन है तो नो डाउट ये भी 50 न्यूटन ही होगी। अब जब आप इस पर F बराबर ma लगाओगे तो ये ज्यादा एक्सीलरेशन शो करेगा क्योंकि इसका m कम है। तो एटलीस्ट मैं बहुत धीमे धीमे लाया हूं इस टॉपिक पे पास की चीजें क्लियर करते हुए, तो ये डाउट तो ये आना ही नहीं चाहिए कि दोनों फोर्स बराबर कैसे हो जाएंगी, बराबर ही होंगी। बस आज आपको ये समझना है जब रस्सी में ये फोर्सेस होती है तो उसे टी लिख देते हैं। तो अब इसी फिगर को आप इस रूप में देखोगे, दैट इज, अब आगे जब मैं फिगर बनाऊंगा तो इसको टी और इसको टी दिखाऊंगा, बस खत्म कहानी। इतनी बात समझ में आ गई, टेंशन। अब यहां पे रस्सी के सवालों में कुछ फ्री हिट मिलने वाली है, वो सुन लीजिए। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए वो फ्री हिट ये कि मोस्ट ऑफ द जब हम बिगनर लेवल पे सवाल करते हैं तो क्वेश्चन आ जाता है कंसीडर द सरफेस टू बी फ्रिक्शनलेस। सवाल करने के लिए तो बोल ही देता है ना, कंसीडर द सरफेस टू बी फ्रिक्शनलेस। आएंगे देखना, ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी एक आइडियली कह देता है कि मान लो चलो करो सवाल, तुम सवाल तो शुरू करो, सीखो तो सही। ऐसे ही स्ट्रिंग के सवालों में मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में यह आएगा अभी बिगनर लेवल पे कि स्ट्रिंग मासलेस है। क्या है? स्ट्रिंग के साथ कुछ वर्ड जुड़े होंगे, एक तो मासलेस। ऐसा हो नहीं सकता, दुनिया में कोई स्ट्रिंग ऐसी नहीं है जो मासलेस हो, लेकिन वो कहे तो मान लेना, मतलब बाकी सिस्टम के कंपैरिजन में उसका मास नेग्लिजिबल होगा। मासलेस। एक वर्ड आएगा इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब खिंचनी नहीं चाहिए, रबड़ नहीं होनी चाहिए, वो रबड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मासलेस होनी चाहिए, इनइलास्टिक हो। एंड पहली बात, दूसरी बात और तीसरी, एंड देयर इज नो जर्क। जर्क नहीं समझ में आया तो चुल, देयर इज नो चुल, और चुल नहीं समझ में आया उंगली। इफ देयर इज नो जर्क, चुल, उंगली, इन बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, एनी 2 पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, देन टी, टी माने टेंशन, देन टेंशन रिमेन्स सेम बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। ये चीज और समझिए बेटा, बहुत जरूरी है समझना। ये अभी मुझे पता है कि ये चीज समझ में नहीं आई, ये कहना क्या चाह रहे हैं कवि। मैंने क्या लिखा है, यदि रस्सी मासलेस हो, यदि रस्सी इनइलास्टिक हो, हालांकि इसमें इनइलास्टिक ऑप्शन चलो चलो चलने दो अभी, ठीक है, एंड देयर इज नो जर्क, चुल, उंगली, इन बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, देन टेंशन रिमेन सेम बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। इसका मतलब यह है, सुनिए प्लीज सुनिए, जैसे ये वाला एग्जांपल दोबारा लेता हूं, ये रहा ए, ये रहा बी, ये खींच रहे हैं एक दूसरे को, है ना, खींच रहे, ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा। ये तो समझ में आ गया कि इस फोर्स को हम टी 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 बोलेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि ये रस्सी इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि ये रस्सी सपोज करो मासलेस है, इनइलास्टिक है, और इस पॉइंट के बीच में कहीं चुल नहीं हो रही, जैसे कोई बीच में उंगली कर दे यूं, तो ये रस्सी टेढ़ी हो जाएगी ना। फिर इमेजिन करो यदि मैं बीच में उंगली कर दूं तो ये रस्सी ऐसी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे बोलते हैं चुल, इसे बोलते हैं उंगली, कि बीच में कोई उंगली ना करे। तो सपोज करो ए से लेके बी तक, इन 2 पॉइंटों के बीच में रस्सी में कोई उंगली नहीं हो रही, रस्सी मासलेस है, तो पता है ये जो टी है ये पूरी रस्सी पे, जैसे मैंने ये पॉइंट फील करना, अब आप ना ये वाला पॉइंट फील करो, ये वाला पॉइंट सब लोग फील करो। सपोज करो ये रुमाल बांध दिया है मैंने, इमेजिन करो ये रुमाल बांध दिया है ना, वही रुमाल वाली, तो ठीक है, तो पता है ये बंदा अच्छा ये बताइए, इस पॉइंट को खींचने की ये भी कोशिश कर रहा है ना, और इस पॉइंट को ये भी खींचने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे बताइए ये पॉइंट भी अंडर 2 फोर्सेस होगा कि नहीं? ये वाला पॉइंट 2 फोर्सों पे होगा कि नहीं? ये वाली फोर्स किसने लगाई? इसने लगाई अपनी ओर खींचने के लिए, ये रुमाल खींचना चाह रहा है अपनी ओर। ये रहा रुमाल, क्रॉस मार देता हूं, क्रॉस मारने रुमाल है वो, है ना, और ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये 2 एरो समझ में आए या नहीं आए? ये एरो समझ में आए कि नहीं आए?
कि ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है? ये खींचने की कोशिश कर तो रहे हैं। तो पता है यदि रस्सी इन कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रही है तो आपको यहां नया नाम देने की जरूरत नहीं है, ये भी टी और टी ही होंगी पूरी रस्सी। और ये धीमे धीमे विद प्रूफ समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपको इस टॉपिक को ऐसे लेना है जैसे पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ बाद में आया था, पहले तो आपने उसे पढ़ ही लिया था ना स्टेटमेंट। पहले तो उसका स्टेटमेंट आपके दिमाग में डाल दिया, भैया ये स्टेटमेंट होता है। प्रूफ तो नेक्स्ट ईयर आया था। तो मैंने ये बोला है कि ये जो टी और ये जो टेंशन होगी ना, यही टेंशन यहां होगी। अभी समझिए एक चीज, ये रहा भाई और ये रहा ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहां रुमाल बांधा है। आप इस पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए। अच्छा ये बताइए, क्या इस पॉइंट पे दो फोर्स होंगी या नहीं होंगी? क्या ये पॉइंट अंडर टेंशन ऐसे ऐसे होगा या नहीं होगा? सोच के बताओ। यदि मैं रुमाल यहां ना बांध के यहां बांध दूं, सपोज करो, तो क्या इधर फोर्स नहीं लग रही होगी इस पॉइंट पर? ये क्या चीज है? दिस इज अ रैंडम पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग। इस पॉइंट में भी इधर फोर्स होगी और इधर फोर्स होगी। तो मेरी ये जो कंडीशन है वो ये कह रही है कि यदि रस्सी मासलेस है, यदि रस्सी इनइलास्टिक है और रस्सी में कोई चुल्ल नहीं हो रही है बीच में, ठीक है, तो ये और टी ये भी टी ही होंगी। मतलब ये भी टी, ये भी टी, यहां पर भी दो फोर्स टी। रस्सी का कोई भी पॉइंट सोच लीजिए, सिर्फ एंड वाले पॉइंट को छोड़ोगे ना, ये वाले, तो पूरी रस्सी पर एंड वाले पॉइंट को छोड़ दीजिए तो रस्सी पर दो फोर्स मिलेंगी, इधर और इधर। इस वाले पॉइंट पर इधर और इधर, इधर और इधर। केवल जहां एंड हो गया तो रस्सी पर केवल एक ही तरफ फोर्स होगी, सिर्फ इधर ही, ठीक है। और इधर एक जो एंड हो गया तो यहां पर सिर्फ इधर ही फोर्स होगी। वरना इस पॉइंट और इस पॉइंट को छोड़ के रस्सी में दोनों तरफ फोर्सेस होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रस्सी एक तरफ से ढीली हो जाए एक तरफ से टाइट हो जाए यदि दो लोग खींच रहे हैं तो। मेरे इस सवाल को समझिएगा। जैसे ये रस्सी है, ठीक है, यदि मैं इसको, देखो कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यदि मैंने ऐसे खींच दिया तो इस यहां से लेके यहां तक रस्सी में टेंशन सेम होगी। अब ये जो साइड में लटक रहा है इनकी गारंटी नहीं ले रहा हूं, इनकी गारंटी नहीं ले रहा हूं जो लटक रहे हैं। लेकिन यदि मैंने ये दो रस्सियां खींच दी यहां से, तो इस उंगली और इस उंगली के बीच में इस वायर का कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। मैं खींच रहा हूं करके, ज्यादा नहीं खींच सकता, फिर आपको सुनाई नहीं देगा, है नहीं, ठीक, क्योंकि माइक का ही वायर है ये। होपफुली थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसने लगा। इस पॉइंट को, इस पूरी रस्सी को सोचिए, पूरी रस्सी टाइट हो गई। ऐसा नहीं हो, पता यदि मैं ढीला करूंगा तो पूरी रस्सी ढीली हो जाएगी। तो पूरी रस्सी पे टेंशन एक जैसी ही होगी कहीं भी। लेकिन ध्यान रखना, शर्त यह है रस्सी मासलेस होनी चाहिए, रस्सी इनइलास्टिक होनी चाहिए, रस्सी में बीच में कोई चुल्ल नहीं होनी चाहिए। अभी और देखिए, और होनी चाहिए। देखिए अभी तो तब आप रस्सी, ठीक है, मान लो बेटा ये वाला सवाल लेते हैं दोबारा से। ये रही रस्सी, ये रहा ब्लॉक, ये रहा पॉइंट है, ये रहा पॉइंट बी, इसने इसको खींचा टी, इसने इसको खींचा टी। लेकिन सच्चाई है यदि आप कोई भी रैंडम पॉइंट को टारगेट करते हो यहां, तो मुझे सोच के बताइए क्या ये वाला पॉइंट पे इधर और इधर फोर्स लग रही होगी कि नहीं? यदि मैं इस तार को ऐसे कर दूं, यहां रुमाल बांध दीजिए, तो ज्यादा इस पे भी ऊपर फोर्स लग रही है, नीचे भी फोर्स लग रही है। तो पता है यहां इन फोर्सों को नया नाम देने की जरूरत नहीं है, आप इसे भी टी और इसे भी टी बोल दीजिए। पूरी रस्सी में एक जैसी टेंशन होगी उन शर्तों के साथ जो मिटा दी है मैंने। पूरी रस्सी पे कहीं भी एरो मार दीजिए, टेंशन बराबर होगी। हां, यदि मान लो इसमें मैंने ऐसे उंगली कर दी, समझना है, ऐसे उंगली कर दी, तो ये वायर ऐसे हो जाएगा ना, रस्सी, बोलो, ये मैंने यहां पे फोर्स लगा दी एक तरीके से, बोलो, इसे बोलते हैं उंगली करना। अब पूरी रस्सी में एक जैसी टेंशन नहीं होगी, नहीं होगी पूरी। देखो मैं फील कराता हूं, बताना। यदि मैं, इमेजिन करो, सिंपल सी बात, इसी को ले लेते हैं, बताना। अभी तो इस पूरी रस्सी में एक जैसी टेंशन है ना, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कोई चुल नहीं करी। अब यदि मैं यहां से हाथ पकड़ लूं और रस्सी को थोड़ा सा ऊपर उठा लूं, यूं इमेजिन करो, रस्सी को पकड़ लूं और थोड़ा सा हाथ ऊपर ले जाऊं, तो ऊपर की रस्सी तो ढीली हो जाएगी और नीचे की टाइट रहेगी। बोलो, इमेजिन करो यदि मैं यहां से पकड़ लूं और हाथ ऊपर ले जाऊं, समझ पा रहे हो? तो अब आप बताइए, ऊपर की रस्सी तो ढीली हो गई लेकिन नीचे की तो टाइट रही। इसीलिए मैं बार बार क्या कह रहा हूं,
अब बताइए यहां से लेके यहां तक तो कोई चुल नहीं है ना, इसलिए अब यहां तक टेंशन की गारंटी सेम है, सेम होगी, इसकी अब हम गारंटी नहीं लेंगे। क्या बोला है मैंने, जब तक रस्सी मतलब इस पूरी रस्सी में, अब पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगी क्या, अब नहीं होगी सेम। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर ने शर्त दी थी बीच में चलनी होनी चाहिए। ऐसे ही इसमें देखो मैंने यूं बीच में उंगली कर दी, तो अब ना ए बी और इस पॉइंट का नाम सी दे दो, इतनी रस्सी को एक अलग रस्सी मानना और इतनी रस्सी को अलग रस्सी मानना, तो यहां से लेके यहां तक की तो गारंटी है टेंशन सेम होगी, लेकिन जो टेंशन इस रस्सी में होगी वही टेंशन इतने पोर्शन में होगी, ये गारंटी नहीं है। अब क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि बीच में उंगली कर दी सर ने। सोचो यदि मैं यूं फोर्स लगा के थोड़ा सा ऊपर उठा दूं, हल्का सा ऊपर उठा दूं, तो ये टाइट रहेगी, ये ढीली हो जाएगी। और यदि मैं ये उंगली हटा दूं बीच में से, तो अब पूरी रस्सी में टेंशन सेम है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है यहां तक कि यदि रस्सी के किन्हीं दो पॉइंटों में, इमेजिन करो मैंने ये दो ऐसे पकड़ लिए, तो गारंटी है टेंशन सेम होगी मास लेस है तो। अब यदि मैंने इसमें बीच में उंगली कर दी, अब ये लो, अब नहीं है गारंटी। बीच में यदि फोर्स लगा दी, चुल्ल कर दी, तो गारंटी नहीं है। अच्छा एक और चीज बताता हूं, ये मास लेस का इफेक्ट और बताता हूं। देखिए बेटा, यदि मान लो ये है, ये होती है ना लोहे की सांकड़, कड़ियां ऐसे, सपोज करो सब 10-10 ग्राम की है ना, तो बेटा इसे तो आप मासलेस नहीं बोल सकते ना। अब यहां पर सब में टेंशन एक जैसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये मासलेस नहीं है। पता है, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है, ये 10 है ये लूप्स, एक चेन को क्रिएट कर रहे हैं और हर लूप 10-10 ग्राम का है, तो इसके तो मजे हैं। बताइए इस पर सिर्फ 10 ग्राम वेट है, इसको तो अपने साथ इसका भी वेट झेलना है, इस पर यानी 20 ग्राम वेट आ गया, इस पर 30 अपने वेट के साथ नीचे के 2 वेट भी झेलने हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हर साकड़ पे अलग अलग टेंशन होगी, होगी नहीं होगी। अब हर किसी पे तो सबसे ज्यादा टेंशन ऊपर वाले पे होगी, तो अब पूरी रस्सी पर टेंशन एक जैसी नहीं है। क्यों नहीं है, अब इसमें कौन सी थ्योरी मतलब गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैंने 3 कंडीशन बोली थी ना, मासलेस हो, इनइलास्टिक हो और बीच में उंगली ना हो, तो पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगी। लेकिन आप एनसीईआरटी बनाने वाले को शुक्रिया कर सकते हो, क्योंकि आपके में सिंपल टू सिंपलेस्ट वाले सवाल है एनसीईआरटी में। क्या मैं इतनी बात मानूं, समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो सवाल करने के लिए तैयार हो आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल। और एनसीईआरटी का 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। 15 क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, बोनी करते बेटा यहां से सवाल की, थोड़ा थोड़ा टेंशन को समझते हैं। 5.15 क्या कह रहा है एक्सरसाइज का, पेज है ये 111, पेज 111 पेज हो गया, और एक्सरसाइज का 15वां सवाल। 2 बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली केप्ट ऑन स्मूथ। अच्छा, स्मूथ वर्ड का मतलब यहां होता है थैंक गॉड फ्रिक्शन नहीं कंसीडर कर रहा, और आप अभी बिगनर लेवल पर हो, अभी कहां से झेल पाओगे, फ्रिक्शन तो अभी पढ़ा भी नहीं हमने। केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, एंड्स ऑफ लाइट स्ट्रिंग। यहाँ लाइट स्ट्रिंग का मतलब वो एलईडी वाली स्ट्रिंग नहीं है कि लाइट देंगी, लाइट बने या हल्की स्ट्रिंग। इसका मतलब आपको इनडायरेक्टली बोल गया कि चूल्हे में जाने देना मास इसका। A horizontal force of 600 Newton is applied to A and B along the direction of string. What is the tension in the string in each case? चलिए पहले सवाल, इसमें 2 सवाल है। पहला सवाल क्या है सुनिए, A और B 2 बॉडी है, A ये रहा, ठीक है। 1 मिनट, मास ऑफ A लिख देता हूं 10 kg और मास ऑफ B 20 kg। एक फोर्स हम लगाएंगे 600 न्यूटन का। पहला सवाल चालू, कैसे लगाएंगे बताता हूं। सीन ये है कि 2 बॉडी, एक ए रही एक बी, थोड़ा छोटा बड़ा बना देता हूं है ना, ये रहा ए ये रहा बी, क्योंकि बी 20 किलो का है। ये दोनों एक लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, हल्की स्ट्रिंग से। अब वो कह रहा है यदि हम फोर्स ए पर लगाए, अब वो फोर्स लगाने की पूरी तमीज बता दी है उसने कि पहला सवाल, इसका पहला केस, फोर्स हमने इधर लगाई है। देखो सारी चीजें क्लियर बोली है उसने कि फोर्स ए पर लगाई है। अब खाली ये बोले ए पर लगाई है तो कोई ऐसे लगा सकता है कि नहीं मैं तो ऐसे लगाऊंगा, तो उसने क्लियर बोल दिया है रस्सी हॉरिजॉन्टल है
और फोर्स भी हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल रस्सी के अलोंग ही लगाई है फोर्स। तो आपके पास कुछ अपनी तरफ से चुल करने का बचा ही नहीं है कि नहीं मैं तो तिरछी लगाऊंगा। क्यों लगाओगे? जो सवाल कह रहा है ऐसे लगाइए, बिल्कुल रस्सी की सीध में लगाइए, अलोंग द रस्सी लगाइए, हॉरिजॉन्टल लगाइए, ए पर लगाइए। तो चलिए बेटा शुरू करें इस सवाल को। इधर देखिए बेटा, जैसे ही मैंने ए पर फोर्स लगाई तो ए तो खिसकेगा ही खिसकेगा, बी भी खिसकेगा, है ना। बी क्यों खिसकेगा भाई? बी पे किसने लगा दी फोर्स? बी पर। भैया जब ये ए पे फोर्स लगेगी तो ए खिसकेगा, ए के साथ गठबंधन हो चुका है इसका, तो ये रस्सी के माध्यम से इस पे फोर्स पहुंचाएगा। तो इसको मैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए लिख दूं या बजाय उसके टी लिख दूं? फिर जैसी करनी वैसी भरनी, इस पर भी इधर टी होगी। क्या ये टी टी समझ में आ गई यहां तक? अब ये पूरा सिस्टम ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट होगा, बोलो। और यदि वाकई रस्सी, अब मैं आपको इनइलास्टिक का मतलब बताता हूं क्या रोल है। यदि ये वाकई रस्सी इनइलास्टिक है तो जितने एक्सीलरेशन से ये आगे बढ़ेगा उतने से ही ये आगे बढ़ेगा। नहीं तो बेटा यदि ये च्युइंगम मान दूं, मैं सपोज करो च्युइंगम मान दूं, तो सिर्फ यही है खिसकेगा, ये तो खिसकेगा ही नहीं। च्युइंगम का तार घिसता चला जाएगा लेकिन उस पर तो फोर्स ही नहीं ट्रांसमिट हो पाएगी। सोचो, यदि मैं च्युइंगम बांध दूं रस्सी की बजाय, इसीलिए बताइए इसका एक्सीलरेशन ए है तो इसका भी ए होगा। ये कब ट्रू है? जब रस्सी इनइलास्टिक हो। पहले बताइए ये बात समझ में आ गई सबको या नहीं आ गई? अब उसने ये पूछा है कि ये टी निकाल दीजिए या ये निकाल दीजिए, एक ही बात है। तो देखिए ऐसे सवालों को करते कैसे हैं। सबसे पहले टेकिंग ए एंड बी टुगेदर एज वन सिस्टम। अच्छा एक चीज और बता दूं, मैं दोबारा लिख देता हूं बेटा। ये जो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसी को तो नाम टी दे दिया है हमने, इसी को तो नाम टी दे दिया है, ठीक है। तो वो कह रहा है, देखिए वो नहीं हम कर रहे हैं एक्चुअली, टेकिंग ए एंड बी टुगेदर एज वन सिस्टम, टुगेदर एज वन सिस्टम। क्या मतलब है इस बात का? कल से मेहनत कर रहे हैं इस बात पे। बताइए ए और बी को एक सिस्टम मानते हैं एंड देन यूजिंग एफ बराबर एम ए। तो बताइए यहां पे सिस्टम का मास कितना रखूं, बोलो। सिस्टम कौन है? ए एंड बी दोनों। तो 10 इसका 20 इसका, सिस्टम का मास हो गया 30। सिस्टम का एक्सीलरेशन ए। अब मुझे कोई बताएगा सिस्टम पे फोर्स कितनी है? ये ली जाएगी, बताना ये ली जाएगी या नहीं ली जाएगी? ये नहीं ली जाएंगी। अब क्यों? क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है। अब क्योंकि ये ए ने बी पे लगाई, बी ने ए पे लगाई, इन फोर्सों को नहीं लेंगे, और ले भी लोगे तो वो खत्म हो जाएंगी। तो इस पूरे सिस्टम पर सिर्फ यही है जो बाहर से किसी ने एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, सिर्फ ये वाली फोर्स है, वो भी इधर 600 न्यूटन। सिस्टम का मास, सिस्टम का एक्सेलरेशन ए कितना आ गया? 3 दूनी 6, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। इस एक्सेलरेशन से हमको ये फायदा हुआ कि इसका भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा, इसका भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब सुनिए, हमें तो नहीं निकालना था ये, हमें तो टेंशन निकालनी थी। तो नाउ ओनली बी इज टेकन एज वन सिस्टम। यदि बी को भी सिस्टम ले लू तो मैं, हालांकि मैं इसमें बाद में चुल करूंगा एक चीज। नाउ ओनली बी इज टेकन एज वन सिस्टम। तो अब बेटा बी का डायग्राम बनाइए। ये रहा बी। बताइए बी पे कौन सी फोर्स लग रही है? ये लग रही है बस टी, इधर की ओर लग रही है ना टी, और तो कुछ लगी नहीं रही, टी लग रही है बस। और हमें ये पता है कि ये इधर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है ये, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है ये इधर। हालांकि इसमें मैं एक छोटी सी गलती कर रहा हूं, अभी वो उसे ठीक कर दूंगा समझाने के लिए बिगनर लेवल पे। अब बताइए, अब केवल अर्जुन बन जाओ, इसको देखो, ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने बी को क्रॉप कर दिया है, बी का फ्री बॉडी डायग्राम है। यहां पर एफ बराबर एम ए लगा रहा हूं मैं। इस फिगर को देख के, इस फिगर को देख के एफ बराबर एम ए लगाइए। तो बताइए इसमें फोर्स के नाम पर सिर्फ एक टी लग रही है, टी। एम कितना है? अब एम इसका रखना है 20, इसका मास तो 20 है और इसका एक्सेलरेशन 20। 400 न्यूटन की टेंशन है सिस्टम पर, मतलब रस्सी में, सॉरी रस्सी में 400 न्यूटन टेंशन है।
मान लो आप बी को सिस्टम नहीं मानते, लेट ओनली ए इज टेकन एज सिस्टम, ओनली ए इज टेकन एज सिस्टम। यदि ए को सिस्टम मानता हूं, डायग्राम बनाइए ए का फ्री बॉडी डायग्राम। बताइए ए पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। अब 600 न्यूटन ए पे लग रही है ना, और ए पर एक टी और लग रही है या नहीं लग रही बोलो। ए को क्रॉप करोगे तो ए पर तो 2 फोर्स लग रही है, एक 600 लग रही है, एक टी लग रही है। सोचो बी पर तो सिर्फ एक ही लग रही थी टी, लेकिन ए पर 2 लग रही है, और उसके बावजूद भी सिस्टम इधर ए जा रहा है। एक्सीलरेशन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें एफ बराबर, इस फिगर को देख के एफ बराबर एम ए लगाइए, यूजिंग एफ बराबर एम ए लगाइए। तो एफ कितना है बताना, इसमें 600 माइनस टी। बताना मैंने 600 में से टी क्यों माइनस किया, क्योंकि सिस्टम इधर एक्सीलरेट कर रहा है, तो ज्यादा इधर जा रहा है तो ओवरऑल फोर्स इधर ही होगी। थोड़ी देर पहले सवाल ऊपर नीचे थे, अब सवाल दाएं बाएं है, तो मैंने 600 में से टी माइनस किया। एम की जगह 10 आएगा। क्यों आएगा 10? क्योंकि सिस्टम का मास 10 है। ए कितना आएगा 20, सिस्टम का एक्सेलरेशन 20 है, तो ये हो गया 200, 600, टी आ रहा है 400। रिश्ता वही, सोच नहीं। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, टेंशन सेम आ रही है। और यदि सेम नहीं आ रही तो आपसे कुछ गड़बड़ हुई है, पेपर में स्टाइल नहीं मार रही। ये देखो हम ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, लास्ट वाला सवाल के लिए टाइम ही नहीं बच रहा। ये तो मैं आपको थोड़ा डायनामिक बनाने के लिए बता रहा हूं कि देखो कैसे भी कर लेना। अब मैं इसमें गलती बताता हूं, सुनिए रुकिए। गलती ये है, यदि मैंने कहा बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम टी ये, एम जी नीचे, और एक फोर्स और ऊपर लगेगी R1। आर लिख देता हूं, होगी या नहीं होगी? एम जी कहीं चला थोड़ी नहीं जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस दिखाइए। सुन लीजिए अब, तो सच्चाई ये, जब बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो वो ये नहीं ये बनेगा। बताइए, टी तो सबको दिख गई, एम जी भी समझ में आ गया होगा। किसने लगाई है एम जी? अर्थ ने। ये कौन सी फोर्स है यार? अर्थ ने नहीं, फ्लोर ने। अर्थ मत बोलिए, फ्लोर ने। फ्लोर और अर्थ दो अलग अलग। जो फ्लोर ने लगाई इस पे, समझ गए? जो फ्लोर ने लगाई। फिर सर इसको क्यों नहीं लिया? वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि, अब सुनिए, बताना ये ऊपर नीचे तो जा ही नहीं रहा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ब्लॉक ऊपर नीचे तो जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसने इसको कैंसिल कर दिया होगा, आर ने एमजी को कैंसिल कर दिया होगा, खत्म। केवल टी बच रही है, इसलिए सवाल सही हो गया, क्योंकि ऊपर नीचे एक्सेलरेशन नहीं है। ऊपर नीचे नेट एक्सेलरेशन 0 है। बताना क्या सिस्टम ऊपर जा रहा है क्या? 0 है एक्सेलरेशन। तो इस वाली फोर्स ने इस वाली फोर्स को कैंसिल कर दिया है, तो केवल ये बची है। तो कायदे से आप ऐसे खेलोगे भविष्य में, लेकिन आप बिगनर लेवल पर थे तो इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। सेम ईयर, ए का फ्री बॉडी डायग्राम ये परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो ये है। बताइए, ए इस पर टी इधर, 600 इधर है ना, एम जी इधर, एम ए जी, समझ गए, और आर डैश इधर। अब क्योंकि ये ब्लॉक भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ये ब्लॉक भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो हमने इनकी कहानी हटा, साउंड की हटा, ध्यान ही नहीं दिया। जिस गली जाना ही नहीं उसका रास्ता हमने पूछा ही नहीं, इसलिए हमने खाली ये बना दिया। लेकिन सही बात यह है कि ये गलत है, सही यही है। ठीक है, आदत अच्छी डालिए, सही डालिए। अब सुनिए, ये 400 न्यूटन हो गया पक्का। अब सवाल में हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, करके बताइए। सवाल में सिर्फ इतना चेंज किया है और आंसर नहीं आए। उसने ये कहा है कि ये रहा ए, ये रहा बी, रस्सी ये रही, फोर्स में अब ऐसे लगाएंगे 600 न्यूटन। मतलब वो फोर्स ए पे ना लगा के बी पे लगा दिए। तो चलिए शुरू हो जाइए, करिए। हाँ, जब आपने सवाल को किया तो इस बार टेंशन आ रही है 200 न्यूटन। सोच के बताइए इस बार टेंशन का आंसर अलग क्यों हो गया? क्योंकि पहले जब आपने फोर्स ए पे लगाई, मान लो ये कुत्ता है, ये भैंस है, कुत्ते को भैंस खींचनी पड़ रही है, या बकरी, और ये भैंस है, बकरी को भैंस खींचनी पड़ रही है। अब इसमें फोर्स भैंस पे लगा रहे हो तो भैंस को बकरी खींचनी पड़ रही है, तो अंतर तो आएगा ही रस्सी में। रस्सी पे लोड उतना नहीं आएगा ना। जब इस बार इस रस्सी को भैंस खींचनी पड़ रही है, इस बार इस रस्सी को बकरी खींचनी पड़ रही है। पता है अब इस सवाल में क्या मॉडिफिकेशन और आ जाते हैं? वो आते हैं कि यदि रस्सी मात्र 300 न्यूटन ही झेल पाएगी और नहीं तो टूट जाएगी। हर रस्सी की एक लिमिट होती है, जरूरत से ज्यादा खींचोगे फोर्स तो वो टूट जाएगी, घट। तो रस्सी के क्वेश्चन में एक लिमिट भी आ जाती है कि रस्सी 300 न्यूटन ही झेलेगी।
ये मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, इसमें नहीं है। तो बताना किस तरीके से खींचना चाहिए फिर इसको। यदि आप ऐसे खींचोगे तो रस्सी में 400 न्यूटन आ रही है, रस्सी टूट जाएगी। वैसे ही खींचिए फिर। तो बेटा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दिया करो। वैसे मैं अभी बोलना छोड़ दिया है, कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है, कोई फायदा तो है नहीं। बाय बेटा।